नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। तो आप सभी ने हाल ही में न्यूज़ सुनी होगी कि सरकार ने डिजिटल रुपीस को लॉन्च कर दिया है और जो कैशलेस की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है। टीवी, मीडिया और न्यूज़पेपर में आप सभी लोग ये देख रहे होंगे कि कैसे इसको प्रचार-प्रसारित किया जा रहा है। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस कैशलेस इंडिया के पीछे क्या-क्या छुपे राज हैं और इसके पीछे सरकार के क्या-क्या षड्यंत्र हो सकते हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय परिवार संगठन से अंकित यादव जी उपस्थित हैं। तो अंकित भाई, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद विशेष भाई। और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जो भी डिकोडिंग लाइव्स को देखते हैं और देख रहे हैं। जी अंकित भाई, तो मैं आपको से पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी रिसेंट में ये लॉन्च हुआ है डिजिटल रुपीस, तो इसको जी, आप किस तरीके से देखते हैं? और देश और दुनिया में एजेंडा बना हुआ है कि हमें जिस दिशा में दुनिया को आगे ले जाना है या फिर देश को आगे ले जाना है, उसके हाँ, हिसाब से तकनीकों का प्रयोग, ये बहुत साधारण सी बात रही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की हाँ, बात नहीं होती है। डिजिटल करेंसी को भी अगर हम उसी तकनीक का हिस्सा मान के या उसी विकास के क्रम का हिस्सा मान के भी देखें, तो भी उसमें बहुत हाँ। ज्यादा कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हुँ, सवाल इसमें ये आता है कि क्या हम पूरी तरह से ही उस तकनीक पर निर्भर हो जाएंगे? क्या उसके हाँ, अलावा या उस तकनीक में खामी आने पर या उस तकनीक को नियंत्रण में चले जाने पर, अगर वो तकनीक किसी के नियंत्रण में चली जाती है, तो क्या हाँ, देश के और दुनिया के लोग सिर्फ आसमान की तरफ को ताकेंगे या उनके पास कुछ उसका ठोस विकल्प होगा? ये एक बात होती है। और दूसरी बात होती है कि जब बात आर्थिक मामलों की होती है, ठीक है, तकनीकी बहुत क्षेत्र में आती है, लेकिन जब आर्थिक हाँ, मामलों में तकनीक की बात आती है, तो हम लोग भारतीय परिवार के लोग बैंकों का मायाजाल किताब के माध्यम से ये बहुत पहले से समझा रहे हैं कि इस करेंसी के पूरे खेल में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जी, जी, इस षड्यंत्र के पीछे कुछ ताकतें हैं जो दुनिया को एक नई तरीके की गुलामी में ले जाने की कोशिश कर रही हैं पिछले 300-400 सालों से। ठीक है, बिल्कुल। तो उस तरीके का ही एक हथियार के रूप में ये लोग डिजिटल करेंसी को प्रयोग करना चाहते हैं। ऐसा हुँ, नहीं है कि डिजिटल करेंसी से कोई बहुत ज्यादा मतलब गड़बड़ी ही होगी चीजों में, लेकिन हाँ, अगर पूरी प्रक्रिया ही हाईजैक की गई हो, उसके ऊपर किसी का पहले से एकाधिकार हो, कोई उसको अपने तरीके से दुनिया को गुलाम बनाने के लिए प्रयोग करता हो, तो फिर उस प्रक्रिया के ऊपर निर्भर होना निश्चित रूप से एक षड्यंत्र का हिस्सा है। ठीक है, जी, जी, अगर मौद्रिक नीतियां स्वतंत्र होती, देश का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से स्वतंत्र होता, शेयर मार्केट और डेरिवेटिव्स मार्केट का इन चीजों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हाँ, हाँ, और उसके बाद भी अगर देश में भरपूर मात्रा में जो भौतिक करेंसी है, जो हार्ड कैश है, उसकी हुँ, उपलब्धता होती, डिजिटल करेंसी केवल वैकल्पिक होती, तो उससे कोई हाँ, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये लोग उस दिशा में दुनिया को ले जा रहे हैं और धीरे 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 ये हार्ड कैश को खत्म करने की ओर है। पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अधिकतम कर पाएंगे। तो जी, ये पूरा एक षड्यंत्र का ही हिस्सा है। वरना सरकार को इस तरह की चीजें बहुत स्पष्टता और बहुत सावधानी से लानी चाहिए, जनता के सामने एक पूरी बात रखनी चाहिए कि ये हम क्यों कर रहे हैं, इसको हम इंटरनेट के साथ जोड़ रहे हैं या नहीं जोड़ रहे हैं, क्या जब फोन में इंटरनेट नहीं होगा तब हम उसका ट्रांजैक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हुँ, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो होने चाहिए। और क्या हर समय अगर हम उस डिजिटल करेंसी को कैश करना चाहेंगे, तो उसके लिए क्या सहज उपलब्धता समाज में, मार्केट में, यहाँ वहां होगी? और क्या गारंटी है कि वो व्यवस्थाएं फेल नहीं होंगी? जब आदमी को हाँ, जरूरत होगी तो उसको कैश कर सकेगा। ठीक है, और तीसरी चीज आती है, एक आपात की स्थिति भी आती है। जी, दुनिया जी, जिस स्थान पे आज खड़ी है, वो बहुत ज्यादा अनिश्चितताओं का समय चल रहा है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं को लेकर हो या फिर दुनिया में युद्धों की स्थिति बनी हुई हो। ठीक है, हुँ, हुँ, तो ऐसी स्थिति जहां भी पैदा होती है, ठीक है, कई बार तो अफवाह के कारण भी बहुत बड़ी भयंकर स्थिति आजकल पैदा हो जाती है, सोशल मीडिया और जो बिकाऊ मीडिया के कारण। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तो डिजिटल करेंसी का कोई औचित्य रह नहीं जाएगा। समाज में बहुत अफरा तफरी मच जाएगी और हम एक बहुत बड़े उलझन में फंसेंगे, समाज के विश्वास को तोड़ने का काम करेंगे। इसलिए हुँ, डिजिटल करेंसी पर हम लोग नहीं है। ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आज तक दुनिया चलती आ रही है और कोई बाधा भी ऐसी दुनिया में नहीं आई
अगर दुनिया में इतनी सारी चीजें इजाद कर ली गई, ऐसा कहा जाता है कि लोग चांद पर पहुंचे, सबसे बड़ी मिसाल तो यही दी जाती है, ठीक है। हाँ तो ये कारण नहीं था कि ये डिजिटल करेंसी थी, हम हार्ड कैश में ही प्रयोग करके, भौतिक मुद्रा प्रयोग करके ही वहां तक पहुंचे, या दुनिया ने इंटरनेट खोजा, या जो भी कुछ बनाया आज तक, जो हम ये फोन चला रहे हैं या दूसरी जो तकनीकें हैं, वो सब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी डिजिटल करेंसी आ गई थी तो ही हुआ। दुनिया का सतत विकास, तकनीक का सतत विकास हार्ड कैश में भी हुआ है, ठीक है। जी जी। इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। इसको जितना ज्यादा इस प्रक्रिया को मुक्त रखा जाए उतना अच्छा है, उसका विकल्प रखा जाए उतना अच्छा है। लेकिन अगर ये अगले चरण में जाती है तो फिर समाज को इसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि ये कितनी घातक है, और क्या ये सभी स्थितियों में हमें समान रूप से फायदा पहुंचाएगी या हमारा उल्टा नुकसान कर देगी। ये हाँ बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो जनता को लोग सरकार से पूछना चाहिए आज के संदर्भ में, जब जब रिजर्व बैंक कह रहा है कि वो सीबीडीसी नाम की कोई करेंसी ला रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ला रहा है। जी। तो इसमें मेरा बस इतना सा कहना है अभी फिलहाल। तो अंकित जी, जैसे कि अभी हम लोग वैसे भी ऑनलाइन कैश यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते होंगे यूपीआई के थ्रू, तो जो हम भी हमारा जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो इजिली हो पा रहा है। तो इसके पीछे जी। जो गवर्नमेंट के जो भी कारण बताए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे आसानी से हम ट्रैक कर पाएंगे आपकी पेमेंट्स को, और हम्म। एक सेफ एनवायरनमेंट बना रहे हैं मतलब पैसे का, ताकि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पैसा ट्रांजैक्शन हो सके। और साथ साथ कि जो फिजिकल नोट्स होते हैं, जो भी ये नोट आते हैं 1000, 500, 2000 जो भी आते थे, तो हम्म। उसके खोने के चांसेस और उससे खराब होने के चांसेस कम से कम रह जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि क्या ये सही बातें हैं, मतलब जो ये फायदे गिना रहे हैं, या फिर इसमें से भी कुछ कुछ गड़बड़ी दिख रही है आपको? नहीं, इसमें पूरी गड़बड़ी दिख रही है। गड़बड़ी इसलिए हाँ दिख रही है कि अभी यूनाइटेड नेशन का एक एजेंडा है, एजेंडा 2030, ठीक है, हाँ हाँ। जिस यहाँ पे एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक पूरे विश्व के लिए एक नई व्यवस्था का खाका तैयार किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। दुर्भाग्य से यूनाइटेड नेशन में और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उन्होंने ऐसे लोगों की हमेशा घुसपैठ रही है जो पूरी दुनिया के संसाधनों पर, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। अब उस कोशिशों उन कोशिशों में, दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिशों में समृद्धि हमेशा बाधा बनती रही है। अगर किसी भी समाज में समृद्धि है, हम्म। किसी समाज संपन्न है, धनवान है, तो वो अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत मजबूती से खड़े होते आए, ठीक है। जी जी। अभी एजेंडा 2030 के पीछे कुछ लोगों ने ये भी इसमें शामिल करा दिया, कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने, कि दुनिया में लोगों के पास कोई संपत्ति होनी नहीं चाहिए, हाँ ठीक है। क्योंकि अगर समाज समृद्ध होगा तो वो फिर अधिकारों की बात करेगा, समन्वय, शांति, स्वतंत्रता की बात करेगा। तो ये जी धीरे धीरे हर व्यक्ति के पास से दुनिया में संपत्ति को खत्म करने की एक तैयारी चल रही है। उस तैयारी में डिजिटल करेंसी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि बड़ी आसानी से उसके ऊपर नियंत्रण हो सकेगा। बात जी। सिर्फ सुविधा की नहीं है, बात यह है कि हार्ड कैश के ऊपर आसानी से नियंत्रण नहीं हो सकता, 24 घंटे वो निगरानी में नहीं रह सकता, ठीक है। हाँ तो दुनिया में ये पहली बार हुआ है, ये रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद दुनिया में पहली बार हुआ है कि देश में कोई अमीर होता है तो उससे सरकारों को दिक्कत है। हाँ। गरीबी हाँ सरकार दूर नहीं कर रही है, लेकिन अगर आपके पास एक सीमा से ज्यादा पैसा है तो आपके ऊपर इतने सारे सरकारी तामझाम थोप दिया जाएगा, आपके आप कहां से ले आए, क्यों ले आए, ठीक है। और कारण दिया जाता है कि आप उसको गलत चीजों में प्रयोग कर रहे हो। गलत चीजें सक्रिय कैसे हुई हैं, जब इसकी जड़ में जाएंगे तो सारी गलत चीजों के मूल में कहीं ना कहीं गलत सरकारें हैं, या जी। फिर एक आतंकवाद जैसा एक कुछ, वो भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है, कुछ लोगों ने बना रखा है, वो है, ठीक है। तो ये लोग नहीं चाहते कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास संपत्ति रहे जिससे वो समाज में कोई परिवर्तन की बात को खड़ा कर सके। इसलिए ये लोग जी प्रत्येक व्यक्ति की टोटल संपत्ति को अपने निगरानी में लाना चाहते हैं, और उस निगरानी में लाने के बाद हर व्यक्ति को एक नए तरह का गुलाम बना लिया जाएगा। वो गुलामी ऐसी होगी कि आपके पास जितनी भी करेंसी होगी आपको वो दिखानी पड़ेगी, और आप हमेशा इस स्थिति में, समाज पूरा इस स्थिति में पहुंचेगा कि रोज कमाना रोज खाना, ये एक बात चलती है ना। अभी भी बहुत सारे हाँ। लोग ऐसी अवस्था में हैं, अभी भारत की गरीबी बहुत ज्यादा है, तो वो लोग वही हैं। तो ऐसे लोग जिनको सिर्फ कमाने के लिए जिंदा रहना पड़ता है, ठीक है, उनके जीवन का कोई मानवीय उद्देश्य नहीं होता, ठीक है, हाँ वो सर्वाइवल को ही जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं।
तो ये एजेंडा 2030 के पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं उसमें, क्योंकि ऐसा दिखाया जा रहा है कि दुनिया का भला होगा उससे, तो भले के नाम पे दुनिया के बड़े अच्छे अच्छे राजनेता भी उसमें जुड़ते हैं, ठीक है, कि चलो भाई कोई, लेकिन उनको षड्यंत्र के बारे में पता नहीं है, तो हाँ उस भले के नाम पे ये इस चीज को आगे बढ़वा रहे हैं। और इनकी तैयारी यही है कि पूरे देश और दुनिया से धनवान लोगों को खत्म किया जाए। और धनवान लोग कैसे खत्म होंगे? जब तक धनवान लोगों के धन के ऊपर नियंत्रण होगा तब तक कंट्रोल कर पाएंगे, उनके धन को नष्ट कर पाएंगे। इसलिए हार्ड कैश को खत्म करने की तैयारी है और इसको एक षड्यंत्र के तौर पर ही देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो देश सावधान नहीं रहता ना, हम लोगों ने सावधानियों का बड़ा खामियाजा भुगता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि 200-250 साल तक रहने के बाद भी हम लोग स्वतंत्रता से संबंधित फैसलों को इतनी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। हमें तो बहुत अलर्ट रहना चाहिए। दुनिया में कोई और देश रहता है उससे लाख गुना ज्यादा हमें ऐसी नीतियों पे पूरा काम करना चाहिए। सरकारों को इस पर देखना चाहिए कि कहीं हम अपना नियंत्रण किसी और के हाथ में तो नहीं दे देंगे, क्या किसी एक संस्था के ही हाथ में दे देंगे जो करप्ट हो जाएगी कल को, या किसी ऐसी षड्यंत्रकारी ताकत से मिल जाएगी जो हमारा शोषण कर ले। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सिर्फ राजनीति में, सिर्फ सत्ता के लालच में सारा प्रयास, सारा बौद्धिक मंथन हमारे राजनेताओं का सिर्फ इसी ओर है कि किस तरह से सरकार में पहुंचा जाए। उनको स्वतंत्रता और समानता और समृद्धि, इन चीजों से, मानवीय मूल्यों से, सिद्धांतों से कोई मतलब रह नहीं गया है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं किस तरह से खरीद फरोख्त विधायकों की आजकल चलती है। तो आंतरिक देश में अगर विधायकों को खरीदा जाता हो, लोगों ने जिसको चुन लिया उसको आप पैसे देके खरीद रहे हो, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को स्वतंत्रता की ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकारें सिर्फ सत्ता पाने के लिए काम कर रही हैं, और इसीलिए ही इस तरह के नियम कानूनों पे कोई अन्वेषण नहीं होता, इनकी कोई स्क्रूटनी नहीं होती ढंग से, और ये चीजें लगातार एक के बाद एक थोपी जा रही है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा वैक्सीनेशन के मसले में पूरे देश में इतने सारे जिला कार्यालय हैं, लगभग 500-700 के आसपास देश में जिले हैं, जी 570, ठीक है। तो उनमें से एक भी जिला न्यायालय ने स्वतंत्र रूप से वैक्सीनेशन पर कोई सवाल नहीं उठाया। तो क्या हमारी न्याय व्यवस्था इतनी दृष्टिकोण, न्याय के दृष्टिकोण से विमुख हो चुकी है क्या? आज कार्डियक अरेस्ट की जो समस्याएं हैं, ये सब चीजें जो चल रही हैं, जो भी नीतियां बन रही हैं, कि एक कोई निर्णय आता है और पूरे देश में उसको थोप दिया जाता है, ठीक है, बिना ये सोचे हुए कि हमारी स्वतंत्रता पे क्या असर पड़ेगा। जब कुछ लोगों ने उसकी आवाज उठा ली तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जबरदस्ती करना मौलिक अधिकारों का हनन करना है, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन। लेकिन आपको तमाम ऐसे वीडियो मिल जाएंगे हजारों की संख्या में, जिसमें वैक्सीनेशन के लिए लोग मना करते रहे, उस सुई के लिए लोग मना करते रहे, लेकिन उनको जबरदस्ती उन डॉक्टर्स ने, उन नर्स ने, उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने, पुलिस ने यहां तक की जबरन गिरा के पकड़ के लाया है। मैं आपको वो वीडियो भी भेज सकता हूं जिसमें पुलिस वाले सरेआम रात में शहरों की गलियों में लाउड स्पीकर से आवाज लगा रहे हैं कि जिसने भी वैक्सीनेशन नहीं कराया उसको अपनी दुकान पे बैठने की अनुमति नहीं है, वो सजा का हकदार होगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है किसी के शरीर के साथ जबरदस्ती करना, तो ऐसी वीडियो को छाट के, ऐसे मामलों का संज्ञान में लेके उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? ठीक है, इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि सरकारें इतनी बुरी तरह से काम कर रही हैं देश में कि सुप्रीम कोर्ट का सारा ध्यान उन्हीं को संभालने में लगा रहता है, ठीक है। और जो बहुत महत्वपूर्ण, जो नियंत्रण दे रहे हैं हमारे ऊपर किसी और का, उनको उपेक्षित कर दिया गया, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो जनता से ही कहूंगा मैं, डिकोडिंग लाइव्स के भी दर्शकों से कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो क्रांतिकारी ही लोग होते हैं, ठीक है, हम जैसे साथियों के साथ जुड़े हुए सब क्रांतिकारी लोग होते हैं। तो इनसे भी कहूंगा कि इस ध्यान दें। और ये नहीं कह रहे हैं हम लोग कि डिजिटल करेंसी गलत है, हम बस यही कह रहे हैं कि आखिर क्यों, क्या इसका अगला चरण ये नहीं होगा, क्या इसका अगला चरण ये नहीं होगा कि ये कहेंगे कि हाँ आपको डिजिटल करेंसी ही प्रयोग करनी पड़ेगी? क्योंकि एक समय पर पेटीएम और फोन पे जैसी जो लोग आए, जो कंपनी, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए लोगों को ऑफर दिए कि आप इतना लोगों को ट्रांजेक्शन कर दोगे तो आपको 5-10 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। उनको लाभ दिया, और फिर बाद में आज वो कहते हैं कि अगर आप 100 रुपए भेज रहे हैं तो प्लेटफॉर्म चार्ज लगेगा आपके ऊपर 1 रुपए का, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है।
ठीक है, तो कल जब हम डिजिटल करेंसी के ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो उसमें फिर कर भी लग सकता है कि आप उस प्लेटफॉर्म का जो भी पोर्टल होगा या जो भी उसको बोल रहे हैं ये लोग, उसका प्रयोग करेंगे तो उसमें कर भी भरेंगे आप ट्रांजेक्शन का। तो हर चीज पे कर लेने की एक व्यवस्था, आदमी को लूट लेने की व्यवस्था चल रही है। तो इस व्यवस्था को देश के लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है, और इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा इसको, क्योंकि अभी जीएम सरसों को देश में परमिशन दे दी गई। हाँ ठीक है, जीएमबी जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, उससे कोई लाभ नहीं होता, बीटी कॉटन का प्रयोग ये दिखा चुका है, लेकिन फिर भी परमिशन दे दी। उससे पहले बहुत थोड़ा सा एफएसएसआई के माध्यम से फूड में जीएम लाने की तैयारी चल रही थी कि अगर किसी हाँ खाद्य पदार्थ 1% जीएम है तो उसको जीएम नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब ये इन्होंने ये की, लेकिन पब्लिक जब उस पर शांत रहेगी तो इन्होंने सरसों का दरवाजा खोल दिया। अभी सरसों का नाम ले रहे हैं ये लोग, ठीक है, और अभी सरकार कह रही है कि इसकी जरूरत है, ये बहुत सारे कुतर्क कर रही है, लेकिन अगर इस रहेंगे तो कल और आगे बढ़ती हैं चीजें। तो बात यह है कि जनता को ठग लिया जाता है, सरकारें विश्वास खो चुकी है, सरकारें वही नहीं रहती। सरकार आज कह रही है डिजिटल करेंसी यूज कर लो, लेकिन कल सरकार उस पर कर भी लगाएगी, कल सरकार उस पर हाँ लिमिट भी रखेगी। ठीक है, तो जनता के साथ में तो धोखा हो जाता है हर बार। आधार कार्ड ये कह के बनवाया गया था कि आपको इससे कुछ सुविधा हो जाएगी, आपके बैंक के या फिर खातों को सुरक्षित कर लिया जाएगा या 2-4 जगह और काम में आएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उस आधार कार्ड से आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी अटैच कराना है। ठीक हाँ है, अनिवार्य कर। तो सवाल यह है कि सरकारें रुकती कहाँ हैं, और सरकारें अगर खुद से नहीं रुकती तो सरकार को कौन आगे बढ़ा रहा है इन चीजों में नियंत्रण करने के लिए। ये एक विषय है, एक जांच का विषय है, और जांच के बाद अगर इसमें ऐसे तथ्य मिलें जो कि निसंदेह मिलेंगे कि इसके पीछे कुछ ताकतें हैं जो देश और दुनिया से लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो नियंत्रण करने वाली ताकतें हैं, वो मिलेंगी निश्चित रूप से, और उसके खिलाफ फिर खड़े होने की एक बात है। तो यही है, इस पे तो मेरा यही दृष्टिकोण है पूरा, क्योंकि हम लोग काफी समय से ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं देश के लोगों को, और जहां आवश्यकता पड़ती है हम सड़कों पर भी जाके लड़ते हैं। हम इस सुई के खिलाफ भी कई बार जेल भी जाना पड़ा, थाने भी जाना पड़ा, और प्रदर्शन किए, धरने किए, सचिवालयों के बाहर जाके हम लोगों ने काम किया। और आज जब वही सुई दुष्परिणाम दिखा रही है, अपने लोग मर रहे हैं कार्डियक अरेस्ट से, तो सरकार अभी भी झूठ बोल रही है, अभी भी न्यूज चैनल झूठ बोल रहे हैं हाँ कि कारणों से हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो लोगों को समझनी चाहिए, और डिजिटल करेंसी के प्रति सावधान रहना चाहिए। ठीक है, लोगों को कहना चाहिए और कि भाई अंकित जी एक मैं ऐसा आपकी एक प्लेट। बात जी अंकित जी मैं आपको एक बात ऐड करना चाहूंगा। जैसे अभी आपने बोला ना कि जैसे कि धीरे धीरे लोग गुलाम बनाने के लिए किस तरीके से चीजें कर रहे हैं, तो हम्म अभी मैंने रिसेंट एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया गया था यूनिवर्सल बेसिक इनकम, मतलब हर एक जी व्यक्ति को हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जाएगा। जो भी लोग हम्म बेरोजगार है उन सभी लोगों को एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा, जिससे होगा क्या कि वो अपना जो डेली का खर्चा है, मतलब या फिर आप कह सकते हैं जो भी अपना लाइवलीहुड है जीविका चलाने के लिए, वो सब मिलेगा। लेकिन उसकी कुछ जी शर्तें ये होने वाली हैं कि आपको कुछ काम नहीं करने की जरूरत है, यदि आप बेरोजगार होंगे तो ही आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलेगी। तो इस तरीके से हम्म पहले तो ये चीजों को ढाला जा रहा है कि आपकी जो कमाने की लिमिट है वो लिमिट कर दी जा रही है कि आपको इतना ही कमाना है, अगर इससे ज्यादा आप कमाएंगे तो आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं मिलेगी। और दूसरी हम्म चीज ये भी है कि अभी आप देखते होंगे कई सालों से कि चाइना में एक सोशल क्रेडिट स्कोर का सिस्टम है, जिसमें जी आप मतलब किस तरीके से काम करेंगे उस हिसाब से आपको वहां पर रेट किया जाता है, रेटिंग्स मिलती हैं, पॉइंट्स मिलते हैं कह हम्म, सकते हैं। अगर जी आपके जो पॉइंट्स है वो सरकार के हिसाब से कम है, मतलब आप ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जो सरकार को अच्छे नहीं लगते हैं, तो इस हम्म कंडीशन में सरकार क्या करती है कि उन लोगों के बैंक बैलेंस को कम कर देती है, उन लोगों पर हम्म रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको परमिशन लेना पड़ेगा। और जी लोगों को ये लगता होगा कि जो हम चीजें बता रहे हैं हाइपोथेटिकल है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी रिसेंट ही जनवरी 2022 में, इसी साल जनवरी में जब कनाडा में प्रोटेस्ट हुए थे, तो उस समय हम्म फरवरी में न्यूज़ आई थी कि जिन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया है सरकार ने उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। तो जी हम ये चीज समझ सकते हैं कि अगर ये फ्यूचर में इंडिया में हुआ तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है, जो क्योंकि हमें सीखना पड़ेगा ना कि जो भी अलग अलग देशों देशों में हुआ है वो हमारे भारत में भी लागू होने वाला है। क्योंकि बिल्कुल हम देखते हैं कि 50% से ज्यादा जो दुनिया के देश है वहां सब में हम्म डिजिटल करेंसी ऑलमोस्ट लागू हो चुकी है या फिर कहीं पर ट्रायल में है, जैसा कि इंडिया में ट्रायल शुरू हुआ है।
तो जैसा वहां पर होने वाला है वैसा यहाँ पर भी होगा, क्योंकि बिल्कुल जैसा सबका मालिक तो एक है ना ऊपर, जो वर्ल्ड बैंक है, वही जी जो कहता है वो होता है सिस्टम। तो इस तरीके से बिल्कुल हमें पहली बात ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये लिमिटेड रहेगा इंडियन करेंसी जो डिजिटल आने वाली है, या फिर इस पे हम्म भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे होंगे या फिर कुछ चीजें होंगी। तो सब इसमें मैं आपसे अंकित जी पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? एक दो सॉल्यूशन जो लग सकते हैं कि जो हर एक व्यक्ति अपने लेवल पे कर सकता है, तो उसके क्या सॉल्यूशन होंगे? देखिए पहले मैं एक बात कह देता हूँ कि जी जी। एक बड़ी हैरानी की चीज पिछले 50-60 सालों में दुनिया में घटित हुई है, हम्म। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि लोगों को उससे कोई हैरानी नहीं है। वो बात हाँ। यह है कि सरकारों का अस्तित्व ही था कि सरकारें निर्भर थी समाज के ऊपर। ठीक है, क्योंकि समाज अपना काम करता है, उस काम से कुछ उपार्जन होता है, और उस उपार्जन से एक कर की व्यवस्था होती है, जिस कर के आधार पर सरकारें चलती हैं, जिसमें जी सरकारी जी। सेवकों की तनख्वाहें आती हैं, उनको चलाया जाता है। तो एक प्रत्यक्ष कनेक्शन था सरकार और समाज के ऊपर, कि सरकारों का अस्तित्व निर्भर है समाज के ऊपर। ठीक है, लेकिन पिछले 50 साल में ये पूरी व्यवस्था को पलट के बिल्कुल उलट कर दिया गया, और आज पूरी ऐसा लगने लगा है कि सरकार के बिना समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे जी अभी जी। बात चल रही है ना कि सब कुछ दिया जाएगा, देगा कौन? हाँ हाँ। सरकारें देंगी। हाँ देने वाला तो समाज होता है। ठीक है, हाँ। हाँ सरकारें कोई अपना गेहूं तो उगाती नहीं है। ठीक है, तो ये जो उलट व्यवस्था हो गई पूरी, कि जो हमारा आत्मनिर्भरता थी, जो स्वावलंबन था, वो जी किस जी। तरह से, वो जरूरी नहीं हमारे हमारी ही देश की सरकार के ऊपर है। प्रावलंबन हाँ हमेशा प्रावलंबन होता है। हम क्यों किसी समाज जितना रहेगा उतना ताकतवर रहेगा। तो जिस देश का समाज जितना ताकतवर होता है, उतनी देश की सत्ता भी ताकतवर होती है। लेकिन इस वाक्य को शायद इस आज की इस व्यवस्था ने भुला दिया है। इसलिए समाज की कंगाली को सत्ता अपना ताकत समझती है, क्योंकि उसको लगता है कि जी समाज कंगाल रहेगा तो सरकार के विरुद्ध खड़ा नहीं। ठीक है, समाधान के तौर पे अगर हम डिजिटल करेंसी की बात करें, तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल संभव नहीं है कि ये पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दें व्यवस्था को, क्योंकि अभी कम से कम 20 साल इनको और लगेंगे इसको करने में। ये हाँ अलग हाँ। बात है कि ये लोग कोई नियम बना के थोप दें लोगों के ऊपर, जैसे नोटबंदी थोप दिया गया, जैसे लॉकडाउन थोप दिया गया। ठीक है, तो मजबूरी के बसीभूत होकर कुछ लोग उसका प्रयोग करना शुरू करेंगे, लेकिन समाज उसका विरोध करेगा। भारत के लोग जब अति हो जाती है तो विरोध करते हैं, पक्का करते हैं, तो इसका भी हाँ हाँ। ज्यादा से ज्यादा ये है कि हम सबसे पहले बात तो ये खुद जहां तक संभव हो हम कैश में ही आदान प्रदान करने का कार्य करें। ठीक है, जी जी। क्योंकि ग्रामीण जनता तो कैश में ही आदान प्रदान, वो बहुत ज्यादा डिजिटल पेमेंट नहीं करती। ठीक है, हाँ हाँ। दूसरा, जिस तरह से ये उस पे अब टैक्स लेना शुरू करेंगे, जैसे प्लेटफॉर्म चार्ज लेना शुरू करेंगे या ये सब शुरू करेंगे, तो लोग स्वतः ही हाँ हाँ। उससे कटेंगे। ये एक फायदा होने वाला है। ठीक है, अगर ये और कुछ ले जाता, समाज में कैश की कमी कर दी जाती, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म चार्ज लेना शुरू करते, तो शायद लोगों की मजबूरी होती। लेकिन इन्होंने अभी हाँ शुरू कर दिया है, तो लोग उससे कट रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा तो इसका हम लोग उसमें करें, ट्रांजेक्शन जो करें वो कैश में करें जहां तक संभव हो। ठीक है, कुछ जगह जरूरी होता है तो वो भी करना चाहिए, और वो बहुत अच्छा विकल्प है। डिजिटल करेंसी कोई गलत चीज नहीं है, बहुत हाँ। अच्छी हाँ। चीज है अगर उसकी पूरी हो। ठीक है, थोड़ी बहुत सहूलियतें तो होती हैं। तो हम हम्म। दूसरा ये कि हम ऐसे का विरोध करें। ठीक है, जब भी ये अगले चरण में पहुंचे, जब भी इसकी अनिवार्यता करनी शुरू की जाए, जैसे कोई एक विशेष क्षेत्र है, मान लो कल सरकार कहे कि आपको ट्रेन का जो टिकट है वो आपको डिजिटल करेंसी से ही खरीदना पड़ेगा, तो वहां समाज की जिम्मेदारी ये तय होती है कि समाज स्वस्फूर्त होके, स्व चेतना से उस चीज का विरोध करे। जहां विकल्प खत्म करे जाएं, वहां समाज को खड़ा होना चाहिए, वहां क्रांतिकारी साथियों को खड़ा होना चाहिए, देश के जो भी देशभक्त लोग हैं उनको खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जब विकल्प खत्म होता है तो शोषण शुरू होता है।
बहुराष्ट्रीय कंपनियां यही करती हैं। जब तक सरकारों के पास एयर इंडिया थी, ठीक है, तब तक दूसरी हवाई कंपनियों का भी किराया कम रहता है। लेकिन जब विकल्प खत्म हो, सब कुछ प्राइवेट कंपनियों के हाथ में, तो मनमर्जी की लूट चलती है। बिजली कंपनियों, आज सरकार में मोदी जी बिल लेके आ रहे हैं बिजली को प्राइवेट करने का, ठीक है। अभी कुछ राज्यों में सरकारें ही बिजली के काम को देख रही हैं, ठीक है। तो तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, किसी राज्य में अगर बिजली महंगी है तो देश के लोग ये आवाज उठा रहे हैं उस प्रदेश की, क्योंकि उस प्रदेश में तो सरकार सस्ती बिजली दे रही है, तो आप क्यों नहीं दे सकते। तो एक दबाव सरकार के ऊपर पड़ता है। लेकिन कल जब सब कुछ ही निजी हो जाएगा, तो फिर कौन सरकार से आग्रह करेगा। सरकार एक छोटा सा कारण देके बच जाएगी कि अर्थव्यवस्था खराब चल रही है देश की, हमारे ऊपर दबाव है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। बजट बिगड़ जाएगा, जैसे एमएसपी के मामले में कहा जाता है। जब भी एमएसपी की मांग की बात होती है तो कहते हैं कि यार इतना तो बजट ही नहीं। तो सरकारों को अपना पल्ला बड़ा आसान होता है, और तथाकथित जो अंधभक्त होते हैं सत्ता के, वो फिर सत्ता को जस्टिफाई करने लगते हैं कि भाई क्या करें, खाना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। मतलब ऐसा लगने लगा है कि पहली बार कुछ हो रहा है। अगर राशन मिलता भी है देश में, तो ये ऐसा तो है नहीं कि नया नया मिलना शुरू हुआ है। जब देश आजाद जब हुआ था, तब देश की स्थिति खराब हो चुकी थी। तो खराब स्थिति में गरीबों को कुछ सहायता देने के लिए कुछ राशन देने की व्यवस्था शुरू हुई, और वो आज तक चली आ रही थी। लेकिन उसको बार बार मोड़ के तोड़ के ये बता के कि प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, और ऐसा लगने लगा है, भक्त उसको जस्टिफाई करते हैं। पूरे देश में जितना भी अन्न दिया जाता है, पूरे देश में जो भी खाद्य सामग्री लोगों को मुहैया कराई जाती है, उसका टोटल बजट 60 से 80 हजार करोड़ के आसपास है टोटल। 2 सालों का संभवतः, पहले 1 साल को तो शायद 40 हजार करोड़ के आसपास ही है। टोटल बजट 35 लाख करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो लेकिन उसी चीज को लेके इतना ढिंढोरा पीटा जाता है कि अरे खाना भी तो दे रहे हैं, दूसरी चीजें क्यों महंगी ना करें। आप पेट्रोल जब महंगी होती, तर्क दिया जाता है कि भाई खाना दे रहे हैं लोगों को ना, राशन दे रहे हैं। आप एक बार पेट्रोल से होने वाले रेवेन्यू पे और राशन पे खर्च होने वाले बजट की जब तुलना करेंगे, तो आपको लगेगा कि पेट्रोल पे तो खाने के नाम लेके बहुत बड़ी लूट हो रही है। जी। पेट्रोल से देश में लाखों करोड़ों रुपए कमाया जा रहा है, सरकार कमा रही है लाखों करोड़ रुपए, और कुछ हजार करोड़ रुपए अगर सरकार राशन पे खर्च कर रही है, तो सत्ता के भक्त लोग जो अंधभक्त होते हैं वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पड़ेगा, देश के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता के अलावा और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। हम सचेत बने, हम भारत की नीतियों को जाने, हमारे ऊपर जो शासन हो रहा है उस शासन का विश्लेषण करने की क्षमता समाज के पास होनी चाहिए, ठीक है। ये अब क्रांतिकारियों का दायित्व बहुत बढ़ जाता है। इस तरह की नीतियां आने पर, जीएम सरसों आने पर, डिजिटल करेंसी आने पर, समाज के क्रांतिकारी संगठनों का, क्रांतिकारी लोगों का दायित्व बढ़ता है कि वो समाज को राजनीति में रुचि लेने के लिए कहें, और वो कहें कि किस तरह से ये चीजें आपके ऊपर प्रभाव डालेंगी। तो ये एक तरीका हो सकता है, जागरूकता ही एक तरीका है। जी बिल्कुल अभी आपने एकदम सही बात कही कि जब भी कोई चीज स्टार्टिंग फेज में है तभी हम उसका विरोध कर सकते हैं। विरोध का मतलब ये है नहीं है कि आप डायरेक्टली विरोध प्रदर्शन करिए, आप कम से कम सरकारों को ये बता सकते हैं कि आप अभी जब इस चीज को लॉन्च कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही आप इस चीज को मेंशन कीजिए कि ये कभी कंपलसरी नहीं होने वाला है, इसका ऑप्शन हमेशा रहेगा। बिल्कुल, एक कानून। जी बताइए। देश के लोगों को ये दबाव डालना चाहिए कि ठीक है डिजिटल करेंसी लेके आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी इसकी अनिवार्यता नहीं होगी, कभी भी इसके ऊपर शुल्क नहीं लगाया जाएगा, कभी भी। और जो कानून संसद में पास होगा या रिजर्व बैंक की गाइडलाइन में जोड़ा जाएगा, उस कानून में कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। ये भी एक कानून बनना चाहिए कि ना तो शुल्क लगेगा, अनिवार्यता होगी, उसके बाद आप सारा देश में डिजिटल करेंसी चला दो, कोई दिक्कत, लेकिन अनिवार्यता नहीं होगी, कैश की कमी नहीं करी जाएगी, और उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा उसके ट्रांजेक्शन पे। ये 3 चीजें हैं, उसके बाद बहुत अच्छी है, देखो बढ़िया, बहुत आसानी होगी लोगों को। जी दरअसल अंकित जी दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत अभी जानते क्या है कि यूएसए में, अमेरिका में ये हुआ था कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ था, उसका नाम है 14067। उसमें ये चीज था कि कभी भी जो सरकार चाहे तो कभी भी कैश को बंद कर सकती है। जैसे डिमोनेटाइजेशन इंडिया में हुआ था, नोटबंदी, वैसा ही अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास भी अभी अधिकार आ चुका है
तो ऐसा जी कोई लॉ यहाँ पर पास हो भारत में, इससे अच्छा है कि हम पहले ही भारत सरकार को मैसेज कर सके कि कम से कम आप ये मैसेज कीजिए कि कभी भी कंपलसरी नहीं होगा, कैशलेस कभी नहीं होगा पूरी तरीके से। कैश को बेहतर तरीके से हम जो भी यूज करना चाहे वो यूज कर सकता है, जो डिजिटल करेंसी यूज करना चाहे वो कर सकता है। तो सबसे बड़ा समाधान यही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे यही समाधान है। किसी भी चीज तो का विकल्प खत्म हो जाना ही समस्या है। समाज के पास हाँ विकल्प रहना और समाज आत्मनिर्भर रहना चाहिए। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये चर्चा अच्छी लगी होगी। और अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। स्वागत है आपका शेष भाई। तो इस तरीके से हम फिर किसी नए मुद्दे पर बात करने आएंगे और आपसे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, आप लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, ताकि उनको भी ये चीजें पता चल सके और लोग इसके बारे में जागरूक रह सकें। और केवल गुलामी की तरफ नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर खुद भी बने और सरकार से क्वेश्चन पूछे कि क्या सच में ये हमेशा के लिए आने वाली है या फिर ये कंपलसरी होने वाली है। कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, उसका विकल्प हमेशा कैश होना चाहिए। तो अंकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को जुड़ने के लिए। वंदे मातरम।